बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मौज़ूआत पे बात करनी है। हम सियालकोट में जो कुछ हुआ उस पर तो सब हैरान हैं, परेशान हैं, अफसुर्दा हैं, शर्मिंदा हैं। काश ऐसा ना होता और काश आगे ऐसा ना हो। इस पर हम आगे आने वाले प्रोग्राम में भी करेंगे मज़ीद बात। बाकी यह है कि अब से थोड़ी देर पहले वो एक जो पीडीएम बनी थी जिसमें पीपल्स पार्टी अब निकल गई है, उनके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब आए मीडिया के सामने और उन्होंने एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लेकिन लॉन्ग की तारीख है 4 महीने बाद, 23 मार्च को मौलाना साहब ने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे। और जब मुझसे पूछा गया कि लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा, उन्होंने कहा जी बताएंगे। 23 मार्च जाने की तारीख है, तो आने की तारीख क्या है? उन्होंने कहा बताएंगे। इस्तीफे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा अभी तो नहीं दे रहे लेकिन बताएंगे। तो 23 मार्च को एक बार फिर पीडीएम ने ऐलान कर दिया। उस पर बात करेंगे। फिर लाहौर में एक इलेक्शन हुआ, उसके बड़े दिलचस्प नताइज हैं। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने पहला इलेक्शन देखा अपनी ज़िंदगी का जिसमें जीतने वाला भी खुश, जिसमें हारने वाला भी खुश, जिसमें इलेक्शन में हिस्सा ना लेने वाला भी खुश। मतलब ये क्या हो रहा है भाई? इस सब पे बात करेंगे। पहले देखिए मौलाना साहब ने अब से कुछ लम्हात पहले जरा सुने। हैरत अंगेज तौर पे पीडीएम ने अब की दफा 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इससे पहले 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, वो भी कुछ पहले कर दिया था और फिर कहा था कि अब ये होगा ये होगा ये होगा। और एन उस लॉन्ग मार्च से कुछ दिन पहले वो लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया था। जरा आप एक टाइमलाइन देखिए, पीडीएम के कयाम से लेके फिर ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं और उसके बाद एक न्यूटन और उसके बाद फिर सब खत्म। और अब आज दोबारा मौलाना साहब ने कहा कि एक और लॉन्ग मार्च होगा। जरा आप एक माजी के झरोकों से क्विकली एक क्लिप देख लें जरा। तो ये 26 मार्च को होना था और मुलतवी हो गया था। जरा इस पे मौलाना साहब ने क्या कहा था आपने सुन लिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या सोच रखती है, मरियम नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब से जरा आगाज कर लेते हैं प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये जरा देर नहीं हो गई जुबैर साहब? ये 6 दिसंबर को कह रहे हैं कि 23 मार्च, ये तो बहुत लेट नहीं हो गया? मेरा ख्याल है एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका सही है कि बहुत लंबा अरसा दिया है उस हवाले से कि गवर्नमेंट को, मतलब जनरली तहरीकों के हवाले से या लॉन्ग मार्च, जिस किस्म की लॉन्ग मार्च की हम बात कर रहे हैं, 2-1 महीने इज अ रीजनेबल पीरियड। 2 महीने से कम नहीं। जिस तरह मौलाना साहब ने जब 2019 में किया था तो उस वक्त भी आपने देखा कि तकरीबन 2 महीने का टाइम पीरियड दिया। तो अब की दफा इतना ज्यादा टाइम क्यों दे दिया है? ज्यादा टाइम तो असमा भी बैठी हुई है, वो भी कुछ अपने तरफ से बताएंगी। लेकिन एक इसका मतलब ये नहीं कि 23 तारीख से पहले कुछ भी नहीं होगा। 23 तारीख तक बहुत सी चीजें होंगी जो कल्मिनेट करेंगी, उसको पीक पर लेके जाएंगी। तो फिर 24 को हुकूमत गिर जाएगी मतलब? इंशाल्लाह ताला हो सकता है हमें करना ही ना पड़े धरना। अच्छा। उससे पहले ही गिर जाए तो दुआ करें हम सबको मिलके। आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए। अब काम दुआओं पर ही आ गया मतलब। तो आपको सुनाते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ? आप लोगों का अपना मसला नहीं है महंगाई का। मेरा काम टॉक शो करना है महंगाई में, आपका काम है अपना पॉलिटिकल एक्टिविज्म। सबको पूरी 22 करोड़ आवाम की आवाज है, सिर्फ हमारी आवाज तो नहीं है। लेकिन इस जुबैर साहब बताएं, देखिए ज़ाहिर है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वैसे कोई मिसहैप हो जाए अलग बात है, ज़ाहिर है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, इसका मतलब है कि मौलाना साहब के भी जहन में है ना, पीडीएम के जहन में है कि मार्च तक हुकूमत रहेगी, तभी तो मार्च में निकलेंगे। तो मार्च में ये हो जाएगा, जून तक तो चूंकि अगले इलेक्शन का साल शुरू हो जाएगा, तो फिर मतलब यानी आप हुकूमत गिराने निकल रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने निकल रहे हैं मार्च में। मेरा ख्याल है अगर आपने उसको गौर से उनको सुना हो और जो भी आया है, ये महंगाई के खिलाफ मार्च है 23 मार्च को। तो वो हमने तो ये कहा ही नहीं कि 23 मार्च को हम हुकूमत गिराने जाएंगे। अगर क्योंकि पिछले वाले में कहा था ना हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा, इस वाले में आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे, आप महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं और महंगाई जो 22 करोड़ आवाम का मुतालबा है, क्योंकि हमारा तो नहीं है। लेकिन जब हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई मार्च, तो जाहिर सी बात है दूसरे इश्यूज भी उसमें शामिल होंगे। गुर्बत भी, बेरोजगारी भी, कर्जे भी, ये जो स्कैम्स हैं, करप्शन है, नाअहली है, फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं, तो तमाम चीजों की जाहिर सी बात है सिर्फ महंगाई की नहीं बात साहब, ये मतलब एहतजाजी मुजाहरा ही होगा ना बड़ा, ये धरना वरना तो नहीं होगा। चूंकि देखिए ना प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, 23 मार्च को अगर है, 3 या 4 अप्रैल को तो रमजान लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है रमजान में तो नहीं जारी रहेगा ना। तो यानी इसका मतलब ये कोई धरना वरना टाइप का तो कोई सीन नहीं है ना इसका मतलब, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। नहीं, जिस तरह अभी मौलाना साहब ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम चीजें जो है अभी तक तय नहीं हुई है। मतलब इन सेंस कि ये 2 दिन का होगा, 4 दिन का होगा, 6 दिन का होगा, तो वो तो अभी तक फैसला ही नहीं हुआ, तो मैं क्या बता सकता हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आखिरी बात बता दें, आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने, देखें लास्ट टाइम जब था ना पीडीएम थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जलसे नारे ये वो,
बहरहाल थोड़ा सा एक पैनिक फील हुआ था गवर्नमेंट में, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग था नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज इस ऐलान से प्रैक्टिकली स्पीकिंग बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको लगता है गवर्नमेंट ने प्रेशर महसूस किया होगा कि ओ माय गॉड ये 23 को आ रहा है? नहीं ना? नहीं, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि गवर्नमेंट तो शायद देखे ना, असद उमर का बयान आया था कि 15 दिन में महंगाई खत्म हो जाएगी। हाँ। तो 15 दिन में तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि महंगाई खत्म हो जाएगी। हाँ। और शौकत तरीन साहब कहते हैं 2 महीने में, इमरान खान साहब कहते हैं 3 महीने में खत्म हो जाएगी महंगाई। अब तो ये ना हो जब तक आप लोग मार्च में तो महंगाई खत्म हो चुकी होगी। वसीम, लास्ट पॉइंट मेरा अपना ख्याल ये है कि 23 मार्च जब करीब आएगी तो महंगाई अपने पीक पर होगी। और ये तमाम जो भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वगैरह है वो भी ये कह रहे हैं कि जो चीजें हुकूमत को अभी करनी पड़ेंगी, 800 बिलियन रुपए का तो फाइनेंशियल अभी टीका लगने वाला है, जिसमें से 200 बिलियन तो कट है डेवलपमेंट स्पेंडिंग में और बाकी एडिशनल टैक्सेस में। तो उसका जो बोझ और इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा जनवरी से भरपूर आगे जब बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है महंगाई ज्यादा होगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। और IMF के जो कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी है उससे महंगाई और होगी, तो हो सकता है ज्यादा पजीराई मिले हमें। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग तर्जुमान नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब की कह रहे हैं कि हमने, क्योंकि लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि हुकूमत गिराने के लिए निकले, अभी वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने निकले, हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं। तो ये इटसेल्फ बहुत सवालों का जवाब है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस ऐलान से प्रेशर फील नहीं किया होगा। तो अब ये कितनी मुअस्सर रही है PDM, आप खुद इन सवालों में इसका जवाब तलाश कर लें। एक और भी डेवलपमेंट में इस पर भी जाऊँगा। और मीनवाइल जरा हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अज़मा बुखारी साहबा MP हैं और स्पोक्स पर्सन है PMLN पंजाब की। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नून लीग जीत गई थी, इसकी मुबारकबाद भी। जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे इसी हल्के से, और वो इलेक्शन फिर नहीं लड़ सके, बड़ी ड्रामाई सूरत हाल हो गई। मैं उनसे पूछना भी चाहूँगा कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि नून लीग तो कह रही है कि PTI जानबूझ के भाग गई। जमशेद चीमा साहब को टिकट मिला था, वो एक इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए कागजात और इलेक्शन ही नहीं लड़ सके, यूं PTI इलेक्शन से ही आउट हो गई। लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हुई, वो ये कि यहाँ पे नून और पीपल्स पार्टी में इतना फर्क था, नून और PTI में जरा कम फर्क था। PTI आउट हो गई तो लगा ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा। नून लीग जीती, कन्विंसिंगली जीती, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हार कर भी सबको हैरान कर दिया और बहरहाल अच्छे खासे वोट ले डाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मैं अगर आपको एक क्विकली अगर बता दूं तो देखें, मैं राउंड ऑफ करके बताया दूं, एग्जैक्ट नंबर्स आप देखें स्क्रीन पे। नून लीग ने लिए तकरीबन 47,000 वोट्स इस इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी ने लिए तकरीबन 32,000 वोट्स। ये अच्छे खासे वोट हैं पीपल्स पार्टी के लिए। तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आया उसने 648 वोट लिए, यानी कि वो तो कोई ना कोई मुकाबले में नहीं था। तो अगर हम यूं देखें तो जाहिर है वोटर टर्नआउट बहुत कम था, लेकिन अगर खालिस नंबर्स पे देखें तो नून लीग ने पिछले इलेक्शन के मुकाबले में तकरीबन 43,000 वोट्स कम लिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर टर्नआउट भी कम था, अगर अगली साइड की तरफ जा सकें, नून लीग ने 43,000 वोट्स कम लिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 27,000 वोट ज्यादा लिए हैं पिछले इलेक्शन के मुकाबले में। और ये पीपल्स पार्टी ने जो 32,000 वोट लिए, कितने ज़्यादा हैं इसका आप अगर दिखा सकें तो इसका अगर आप अंदाज़ा लगाना है तो आप इससे लगाइए कि यानी कि पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे लिए थे सिर्फ 6,000 वोट। पीपल्स पार्टी ने 2013 के इलेक्शन में यहाँ से लिए थे 6,000 वोट। पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन में यहाँ से लिए थे 22,000 वोट, 2008 में भी। और इस इलेक्शन में जो है वो 32,000 वोट ले डाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मैं जरा इस पर बात करता हूँ और जरा आप कुछ और नंबर आपसे शेयर करते हैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहबा, ये जीत का मजा जरा किरकिरा नहीं हो गया कि देखिए ना, नून लीग की फतह की एक्सपेक्टेशन थी, पीपल्स पार्टी के इतने वोट लेने की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो हेडलाइन ये नहीं बनी कि नून जीत गई है, हेडलाइन बनी कि पीपल्स पार्टी ने कमाल कर दिया। तो जीत का मजा जरा खराब हो गया ना। मेहरबानी, ये तो आपकी मर्जी है ना जी। जब मिफ्ता 1,000 वोट से सिर्फ बल्कि 900 समथिंग से हार जाएं तो वो नून लीग की शिकस्त होती है और वो हमारी फतह तो नहीं होती। और सूबाई हुकूमत में होते हुए पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी तरह मैनेज करके अगर 900 वोटों से जीत जाती है तो बड़ी 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 खबर होती है। इसलिए कि सबका ख्याल था कि मिफ्ता साहब आराम से जीत जाएंगे, इसलिए उनका हारना बड़ी खबर बना ना। यहाँ किसी का भी ख्याल नहीं था कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, सबका यकीन था आप लोग जीत जाएंगे। और हालांकि मिफ्ता साहब ने सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। और तमाम सियासी इंतकाम भुगत के जेल में से होके आके उनके ऊपर गंदे गंदे इल्जामात लगाने के बावजूद जो है उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़के वो कामयाब हुए थे। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन आपकी राय तो नहीं, पीपल्स पार्टी ने 32,000 वोट कैसे ले लिए, क्या हुआ ये?
आ रही हूँ ना। हाँ। सुन तो लो आ रही हूँ, उसी तरफ आ रही हूँ। हुआ ये है कि सिंपल उनका 6000 वोट जो आपने बताया। हाँ। दोनों इलेक्शंस में उन्होंने लिया था। उसके बाद आपकी इत्तला के लिए कि वो पैट के भी उम्मीदवार थे, वो TLP के भी उम्मीदवार थे, वो मस्जिद वहदत मुस्लिमीन के भी उम्मीदवार थे, और भी छोटी छोटी कुछ पार्टियां हैं। अच्छा। वो उन सब के उम्मीदवार थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसे के उम्मीदवार थे। अच्छा। और जरदारी साहब खुद 1 महीने से यहाँ मौजूद थे। पूरी सिंध हुकूमत जो है वो लाहौर के इस हल्के में मौजूद थी। okay. और वहां पर जो वीडियोस सामने आई पैसों के हवाले से जो हमने RO साहब को भिजवाई, उसका इन रिटर्न ये हुआ कि दूसरों ने समझ लिया, जो बेचारे घर से निकले नहीं मुकाबले के लिए, आज वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने घर बैठ के सोच लिया कि ओहो बड़ा अच्छा मौका है। PTI ये पीपल्स पार्टी की जो है वो नून लीग से मिल गई है। उन्होंने हमने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया चेयरमैन सेनेट वाले इलेक्शन। लेकिन आपने पीपल्स पार्टी की जीत की वजूहत बता दी आपके ख्याल में। मैं इस पे जरा रुकिएगा 1 मिनट। और सर मैं आता हूं, आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। मुझे एक जरा स्टोरी से कवर कर लेने दे, फिर मैं आता हूं। मेरा पॉइंट पूरा कर लेने। मैं आता हूं, मैं आपकी तरफ खाली एक स्टोरी जरा कवर कर लेने दे, बिकॉज़ ये भी जरा रीसेंट और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सिंध में भी एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती एक्ट सारे का सारा चेंज कर दिया था, जिसमें यानी और असेंबली से मंजूर कर रहे हैं बिल उसका कि, और उसमें मेयर जो बेचारा पहले बिल्कुल इख्तियार नहीं रखता था उसको मजीद बेइख्तियार कर दिया था। और अजीब व गरीब नई नई चीज़ें मुतारिफ करा दी थी कि जो आदमी हाउस का मेंबर नहीं होगा वो भी मेयर बन सकता है। मेयर का जो सिलेक्शन होगा वो सीक्रेट वोटिंग के जरिए होगा, ना कि शो ऑफ हैंड के जरिए। वो बिल भिजवाया था सिंध के गवर्नर को। गवर्नर सिंध ने उसको मुस्तरद कर दिया आपसे कुछ देर पहले और इतराज़ा लगा के वापस भेज दिया है। तो वो गवर्नर साहब हमारे साथ हैं। मैं जरा प्लीज उनसे ताकि ये पूछ लूँ, फिर अपनी दोबारा आते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपने ये बिल मुस्तरद करके वापस भेज दिया है, तो आपने क्या लिखा है, आपको क्या एतराज है इस बिल पे? वसीम, इसके अंदर कुछ एम्बिग्यूटीज ऐसी हैं जिससे मेयर की हैसियत जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी हैसियत बिल्कुल खत्म हो रही है और सारा पावर सेंट्रलाइज हो रहा है सूबाई हुकूमत के पास। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कहा यह जाए जो शो ऑफ हैंड से मेयर का इलेक्शन हुआ करता था, हाँ। वो अब शो ऑफ हैंड से नहीं होगा, बल्कि वो सीक्रेट बैलेट से होगा। सही है। जो मेयर है उसको हाउस का मेंबर होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। वसीम बदामी को भी मेयर बनाया जा सकता है। अब ये बात बड़ी मायूब सी है कि जिस आदमी ने इलेक्शन लड़ा ना वो हाउस का मेंबर है, बल्कि वो उसी तरह से बन जाएगा मेयर, क्योंकि ख्वाहिश है सामने वाली जमात की। हॉर्स ट्रेडिंग को हमने इसमें हवा देने की कोशिश की है, बढ़ापा देने की कोशिश की है कि अगर हम वहाँ के मेंबर्स को खरीदना चाहें तो सीक्रेट बैलेट के अंदर वो खरीदे जा सकते हैं। हमने सेनेट के अंदर भी ये देखा है, हमने हर जगह जहाँ सीक्रेट बैलेट होता है वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती देखी है। दूसरी चीज ये कि जो मेयर के पास जो अस्पताल होते थे, जो लोकल गवर्नमेंट के पास जो स्कूल होते थे, जो कॉलेज होते थे, वो सारे के सारे सिंध गवर्नमेंट को मुंतकिल कर दिए गए और वो अब मेयर का कोई इख्तियार नहीं है, लोकल गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो अस्पतालों को देखभाल कर सके या चला सके। सही है। और जो टैक्स कलेक्शन का था वो भी अब उनका इख्तियार नहीं रहा, वो हुकूमत सिंध कलेक्ट करेगी और उसके बाद वो अपनी मंशा के मुताबिक अगर मेयर पसंद आया तो उसको मेयर को पैसे मिलेंगे, नहीं पसंद आया तो मेयर तो पहले ही लाखों बीमार था, तो अब वो बिल्कुल ही एक डमी और एक ऐसी सूरत में आ गया है कि उसका ना वो कुछ कर सकता है सिंध हुकूमत के बगैर, ना वो हिल सकता है, ना उसके पास पैसे होंगे, ना पावर होगा, ना अस्पताल होंगे, ना स्कूल होंगे, और उसको शो ऑफ हैंड के बजाय सीक्रेट बैलेट के ऊपर उसको किसी टाइम भी उसके। तो सर आपने इन बुनियादों पर और बाकी कुछ रीजन होंगे जिससे आपने वापस तो भिजवा दिया, लेकिन जाहिर है आप बेहतर जानते हैं कि इसमें बहरहाल ये एक है रस्मी हैसियत ही, क्योंकि अगर ऐवान चाहेगा तो दोबारा इन एतराज़ात को खातिर में ना लेते हुए इसको मंजूर तो कर लेगा जो आइन में है। तो आप इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं क्या? मसलन सीएम सिंध से किसी से बात करेंगे कि भाई यार इसको जरा देखें, क्योंकि वरना तो आपके बात हुई है सीएम साहब से, ठीक है, और मैंने उन्हें मदऊ किया है कल कि वो अगर मेरे पास तशरीफ लाए तो मैं उनके साथ बैठ के इसको मुख्तसर तो ला रहे हैं वो तशरीफ दावत कबूल किया उन्होंने, अपने उनको ख्यालात, इतराज़ात और चीजें बताना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, बल्कि इसको वो कलर दिया जाए जिससे हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे कस्बे की बेहतरी का कोई गुंजाइश। तो दावत कबूल किए सीएम साहब ने? आ रहे हैं क्या आपके पास? जी सीएम साहब मेरे पास आते रहते हैं, वो कल आ रहे हैं इस हवाले से बात करने के लिए। वो कल मेरे पास तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, इस पर मैं उनसे गुफ्तगू भी करूंगा। अच्छा वेरी गुड सर। तो दूसरा वाला बिल था नाजायज तजावुजात को लीगल कवर देने के हवाले से, ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस, सॉरी, जी हाँ। तो उस पर भी आप यही कर रहे हैं, इतराज लगा के वापस भेजेंगे?
देखिए, ऑर्डिनेंस में कुछ 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैं इतराज लगाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सीएम साहब से, तो कल डिस्कस कर लेंगे और जो भी उनके साथ उनके दोस्त आना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनसे डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पे ये फ्यूचरिस्टिक है, इसके अंदर हम रोक नहीं रहे हैं कि कल भी कोई अगर कोई नाला अलॉट होता है, कोई सड़क अलॉट होती है, उस बिल्डिंग बनती है, तो उसको भी हम रेगुलराइज करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो मुझे मेजर एतराज है वो ये है कि जो कमेटी है वो कमेटी कुल मुख्तार है ये फैसला करने के लिए कि वसीम बदामी की बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए 1 लाख रुपए और फलाने की बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए। ये आपने मेयर के लिए भी मेरी एग्जांपल दी है, बिल्डिंग के लिए कमेटी की कि वो किसको कितनी पेनल्टी लगाए, यानी कोई पेनल्टी मुख्तस नहीं है कि जी पर स्क्वायर फुट इतनी इसको आपने पहले भी कहा था कि पेनल्टी यूनिफॉर्म एक फार्मूला होना चाहिए, तो आप कल वाली मीटिंग में ये भी डिस्कस करेंगे आई एम श्योर सीएम साहब से उसके बाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सिंध के गवर्नर इस्माइल साहब हमसे बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट और नहीं होने वाले डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा, लेकिन सर जमशेद चीमा साहब पहले चूंकि बहुत सारे कयास आ रहे हैं इस हवाले से, तो पहले मैं आपसे मुताल्लिक ही सवाल पूछ रहा हूँ, ये क्या हुआ? मतलब लोग बड़े हैरान हैं, लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर इतनी यानी ये लापरवाही नहीं हो सकती, खैर गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं यार ये गलती नहीं थी, कुछ और था कि जनाब एक आदमी को पार्टी ने टिकट दिया, यानी कि आपको दिया पीटीआई ने, और आपने उसमें तकनीकी गलती कर दी कि आपके जो तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदा वो हल्के के नहीं थे और नतीजतन आपकी पार्टी इलेक्शन से आउट हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये क्या हुआ? ये आपसे मिस्टेक हो गई, क्या हुआ? पहले ये बता दें। देखिए बेसिकली मैं कारपोरेट का आदमी हूँ, मेरे पास तकरीबन 2000 स्टाफ के लोग हैं, तो यू कैन से कि हमेशा मैं तो मतलब जैसे कहते हैं ना एक प्रोफेशनल लोग तो लास्ट जो साइन होते हैं वो होते हैं, तो मैं मेरे कागज़ जमा कराते हैं जी, एक में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और एक वकला की फर्म, ये दोनों मिलके। तो पिछले दिनों मैंने सेनेट के कागज़ जमा कराए थे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल वही थे जो उस वक्त थे, तो बाकी रह गए आप कह लें कि फाइनेंशियल वही साथ लगाएगा, उसके बाद कोई फाइनेंशियल ईयर गुजरा नहीं है, तो वकला की फॉर्म थी। तो वकला से जब मैं जलसे से आया हूँ तो मैंने आके यही पूछा जी कि प्रपोजल ठीक है? उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी आपका सेकेंडरी ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन कौन है? उन्होंने कहा फलां बंदे। तो मैंने कहा वोट उनके चेक कर लिया? उन्होंने कहा कर लिया है। तो मैंने कहा अच्छी तरह चेक कर लिया? तो उन्होंने मुझे ला के उनके ना वोटर सर्टिफिकेट दे दिए। अच्छा। वोटर सर्टिफिकेट मैंने देखे हैं तो उस पर एड्रेस वगैरह हमारे हल्के के लिखा हुआ था। वोटर सर्टिफिकेट जो उस पर नहीं लिखा होता जी, जो कह लें कि हल्का है वो नहीं लिखा होता, एड्रेस लिखा होता है या वोटर नंबर होता है, वोटर नंबर होता है और ये अच्छा। तो मैंने वो देखे, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने साइन कर दिए। तो साइन करके मैं अगेन मतलब उधर बाहर कॉलोनी में चला गया हूँ। तो ये बेसिकली आप कह लें कि जो बदकिस्मती के मुजस्सम शक्ल होती है ना, वो मैंने पहली बार देखी है, सच्ची बात है। सामने सामने के वकला 4 सीनियर मेरे सामने बैठे हैं, पूरी कंपनी है 70 साल से लेकर 40 साल के वकला। तो ये फिर पीएम साहब की बात हुई, इसके बाद उन्होंने आपको जरा खफगी का इजहार किया वज़ीर आज़म साहब ने कि यार देखो ये तुम्हारी गलती की वजह से या बदकिस्मती की मुजस्सम शक्ल की वजह से हम इलेक्शन से आउट हो गए यार, ये क्या किया जमशेद? ये इस तरह कहा आपसे इमरान खान साहब? जी डेफिनेटली क्यों नहीं, क्यों नहीं ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। और बाकी पीएम साहब से गलती, आप फ़ोन तो तकरीबन अपना कह लें कि रब्ता तो रोज़ ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होता। तो आप कह लें पूरी पार्टी मार्जिनलाइज हुई है, एम्बैरसमेंट हुई है। और सो इसमें अज़मा साहिबा को भी यकीन ही नहीं है इनकी पार्टी पर, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी ये कह रही थी हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा भाई आपने राय फरार इख्तियार किया जानबूझ के। लेकिन मैं आता हूँ उसमें दोबारा, मैं जरा एक दफ़ा पीपल्स पार्टी को भी जरा ले लूँ इसमें ऑन बोर्ड, ताकि बाई नेचर ये फ्रॉडिये लोग हैं, इनका ये ठीक है, इनकी बात ये इसी तरह सोचते हैं जिस तरह इनके सैंपल फिट आते हैं और अनफिट आते हैं उस तरह के। एक सियासी राय, एक राय है, आप उसे डिसएग्री कर लें, सख्त ब्लॉग है आप, ठीक है डिसएग्री कर लें, आपकी राय ठीक है। लेकिन ये सैयद मुर्तज़ा हसन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर है पंजाब के, सर पर हम ब्रेक के बाद आराम से ही बात करते हैं, लेकिन पहले इसमें क्विकली ये बता दें मुर्तज़ा साहब, ये एक तो कांग्रेचुलेशन पीपल्स पार्टी ने अच्छे खासे वोट लिए हैं भाई। अज़मा साहिबा कहती हैं आपका ताहिरुल कादरी साहब से भी इत्तेहाद था, तो आप उनके भी कैंडिडेट थे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमी जो अहले तशरीक़ की वो है वो भी उसके भी कैंडिडेट थे आप, और तहरीक लब्बैक के भी थे। ये पहले बता दें पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ऐसा ही है आप ये इन सबों ने आपकी हिमायत का ऐलान किया था, इन सबके वोट भी आपको पड़े? देखो जी टीएलपी के तो हम है नहीं, हमने कभी मजहब के नाम पे सियासत नहीं की थी। टीएलपी से इत्तेहाद नहीं था आपका सिलेक्शन में? जी टीएलपी से ना हमने वोट मांगे हैं। अच्छा, टीएलपी से वोट नहीं मांगे आपने सिलेक्शन में? जी टीएलपी से ना हमने वोट मांगे हैं, ना उन्होंने हमें दिए हैं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना तो शैला रजा साहब ने भी कहा, आपके साथ इलेक्शन मुहिम चला रही थी, उन्होंने कहा टीएलपी वाले हमको वोट दे रहे हैं।
क्या जी? शैला रजा साहबा ने, जरा आवाज भी नहीं रही, जरा सुना दे शैला रजा साहबा ने क्या कहा। और अदमा साहब असली सुना दे, फिर ब्रेक के बाद से पूछता हूँ कि उन्होंने खुद कहा है शैला रजा साहबा ने क्या कहा, दिखाएं जरा टीएलपी के हवाले से। पीपल्स पार्टी मुतशद्दिद टोले के खिलाफ है। अगर उनके खिलाफ होती तो वो हमारे साथ सिंध में इस तरह ना खड़े होते, वो सिंध में बैन हो चुके होते, वो सिंध में बाहर ना निकल सकते। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। एन 133 में टीएलपी आपको सपोर्ट पे है आपके साथ? जी बिल्कुल है। और ना सिर्फ टीएलपी बल्कि पैड भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जमाते इस्लामी के भी कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, काफ लीग ने भी सपोर्ट किया है, और पीटीआई के भी बहुत सारे लोगों ने, इसके बावजूद कि उन्हें कहा जा रहा है कि घर में रहें, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो उन्होंने खुद कह दिया कि पूरे मोहल्ले ने हमें सपोर्ट किया। देखिए 500 जमातों के नाम गिनवाए उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी ने हमें सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह भी लगाया है साथ में। नहीं, मैं कह रहा हूँ जी कि वो उनका अपना जाती ख्याल होगा, हमारा जाती ख्याल? हमने से तो ना कोई। वो सिंध से आई है यहाँ पे इलेक्शन मुहिम चलाने आपके साथ मुर्तज़ा साहब? नहीं, हमारे साथ हमारे सारे दोस्त जो हैं पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो यकीनन आए हैं जी, लेकिन उनका आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही थी। आपकी मुझे आवाज आ रही है, मैं सवाल पूछ ही नहीं रहा, अभी मैं खामोश सुन रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी कि हम उसे लीड कर रहे थे, राजा परवेज अशरफ साहब और हम सारे, हमने किसी टीएलपी से ना मांगे हैं वोट, ना हमें कुछ। शैला साहबा का बयान गलत है, हक़ाइक़ के मुनाफी है। जी बिल्कुल, उनका अगर कोई है तो उनका जाती किसी के साथ हो तो हो, उनका जाती वो कोई आजाद उम्मीदवार तो नहीं थे ना, वो तो ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ तक ताल्लुक है ना जी पीएमएलएन का, तो पीएमएलएन वैसे ही पहले हम जब टीएलपी उनके खिलाफ गई तो हमने उस वक्त भी मुखालफत की कि ये गलत हो रहा है, मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब पीटीआई के खिलाफ गई हमने उस वक्त भी यही किया। ठीक है, मेरी याद सुन लेना जी, मैं पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, जरा एक ब्रेक ले लो, मैं यहीं से फिर अज़मा बुखारी साहब से आगाज करता हूँ। छोटी देर ब्रेक के बाद आते हैं। हाँ जी, खुश आमदीद के आपको एक बार फिर। अच्छा तो अज़मा साहब अब आप बता दें, यानी देखें एक तो उन्होंने लब्बैक के हवाले से उन्होंने साफ साफ कह दिया, भाई वो कह रहे हैं शैला रज़ा साहबा की अपनी राय है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो खुद कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हैं। बाकी है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर इलाके के अपने डायनामिक्स होते हैं। यहाँ कराची में बल्दियाती हुआ था, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कुछ जगहों पे जो है वो खामोश अरेंजमेंट हो गई। तो हर इलाके के डायनामिक्स होते हैं, इलाके की सतह के, तो वो तो कहीं कहीं आप लोग ये काम करते होंगे, कहीं पीपल्स पार्टी ने किया, तो इसमें व्हाट इज सो अनयूजुअल एंड रॉन्ग अबाउट इट? अगर अवामी तहरीक की सपोर्ट ले ली, अगर वहदत मुस्लिमीन की ले ली, तो इसमें क्या मसला है? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना जिद होने की और इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि इनके साथ इन तमाम पार्टियों की हमायत हासिल थी। आप कह रहे थे ना अकेले ही पीपल्स पार्टी ने इतने वोट ले लिए हैं, तो मैं उसमें गुजारिश कर रही थी कि ये तमाम पार्टीज की हमायत इनको हासिल थी। बट देखिए इसमें भी ये है ना अज़मा साहबा कि कोई भी मुर्दा घोड़े पे पैसे नहीं लगाता, रेस नहीं लगाता ना, कि यानी बाकी पार्टियों को कुछ दमखम लगा होगा, वरना तो सब कहते थे यार पीपल्स पार्टी के साथ क्या जाना है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का मतलब 2500 वोट 4000 वोट, तो सबने किया ना सपोर्ट, 32000 वोट मिले। उन्होंने देखिए उनको उनकी इसलिए विन विन सिचुएशन है कि अगर वो जीत जाते तो वो जाहिर है पीपल्स पार्टी जिंदा हो गई। अब आज वो सारी पार्टियों से वोट लेने के बाद नैरेटिव ये है कि वो तो खैर जब कंटोनमेंट के अंदर जो है वो 0 वोट 8 वोट और ज़मीनी इलेक्शन में 235 वोट इतने वोट मिल रहे थे, वो तो तब भी कह रहे थे पंजाब का वजीर आला अगली दफा पीपल्स पार्टी से होगा। तो मैं तो खुद अपने आप को समझती हूँ अमेरिका का सदर अगला मैं नहीं बनना है, तो कहने में क्या अर्ज है, मुझे भी हक है कहने का, मुझे कहने दें। लेकिन मेरी गुजारिश यहाँ ये है कि पहले ये अलहदा होके आते थे नवाज शरीफ के खिलाफ, आज ये इकट्ठे होके आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये देखिए एक इलेक्शन तो नहीं होना ना इस मुल्क के अंदर। अभी बाकी जो बाई इलेक्शन अल्लाह ना करे कोई और है, क्योंकि बाई इलेक्शन जाहिर है किसी की डेथ के बाद आता है, और उसके बाद जनरल इलेक्शन भी आ जाएगा। जब पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा होगा, सारा सिंध यहाँ मौजूद था, जरदारी साहब खुद बैठे हुए थे, और उसके बाद जो है वो जो पैसों की लेन देन बकौल जो हसन मुर्तजा साहब के, उनका मैंने एक क्लिप देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा 80,000 वोट वाले जो है ना वो पैसे ले रहे हैं, जो कि उन्होंने 85,000 करना है। इनकी 11 फुटेजेस आई, इलेक्शन कमीशन को भेजी गई, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जो हमारे लिए फुटेज बनाई गई थी उसमें नादरा ने वेरीफाई करके बंदे आइडेंटिफाई कर लिए जो पीटीआई के थे, उसके ऊपर इजाज चौधरी साहब बड़े जिद हुए, उन्होंने फटाफट बयान ठोक दिया। वो जो फुटेज आई थी नून लीग के बैनर लगे हुए और 5,000 रुपए 2 कुरान पे हलफ, वो पीटीआई के बंदे। मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ, मैं ये स्टोरी सुनाया भाई, फिर जमशेद साहब आप बता देंगे। आइडेंटिफाई किए, आप अपने कागजात भर नहीं रहे और इनके नादरा ने जब आइडेंटिफाई किए, एक मिनट मुझे बात तो पूरी करने दो ना, बात तो पूरी करने दो। नादरा ने जब आइडेंटिफाई किए और पुलिस ने जो है उनको छापे मारे, तो इजाज चौधरी साहब ने फटाफट बयान दे दिया बगैर सोचे समझे
और उन्होंने कहा शरपसंद कह दिया, हमारे वर्कर्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से बात करूंगा, बाद में उनको समझाया गया कि आप बात को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। आप जो है आपने खुद मान लिया कि आपके वर्कर्स थे और उसके बाद वो बात जो है वो आई गई कर दी गई। अच्छा। और ये पुलिस जो है उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किए नहीं किए क्या हुआ। बहरहाल एजाज चौधरी साहब का स्टेटमेंट अल्लाह का शुक्र है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो वो फरमा चुके थे एज ए सदर पंजाब और उस इलाके से चुके उनका ताल्लुक है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी आई थी जमशेद साहब ये एक मसला तो हल करें ना, फ्रॉडिया क्योंकि कह उस रहे वीडियो हैं से जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ फ्रॉड किया खुद जमशेद साहब दूसरों को फ्रॉडिया उस कहेंगे। वीडियो से जो है वो पीपल्स पार्टी पीटीआई या नून से ज्यादा जमहूरियत बदनाम हुई ना कि देखो यार ये क्या करते हैं यार, कभी बिरयानी की प्लेटों पे खरीदते हैं, कभी इस पे, कभी पैसों पे, कुरान पाक जैसी मुकद्दस तरीन चीज पे हलफ लेते हैं अपने वोटों के लिए। आपकी गवर्नमेंट है वो आप पर इल्जाम लगा रही है कि आपके लोगों ने सारा ड्रामा किया नून को बदनाम करने के लिए। भाई कोई तो बंदे थे ना वो चूंकि वीडियो में, उनको बेनकाब करें कि भाई ये मोहम्मद हुसैन था, ये था, फला था और ये लोग इनकी सियासी वाबस्तगी है, ये आप करें ना ताकि ये इस चक्कर से तो जान छूटे ना। जमशेद साहब देखें, बेसिकली आप कह लें कि हम किसी को पकड़ भी लें, हम किसी को सामने भी ले आए तो उस बात की हैसियत नहीं है, वो एक मुतनाज़ सी बात है। हैसियत इस बात की है कि एक इलेक्शन कमीशन चूंकि एक जब आप पकड़ लेंगे तो कम से कम उसकी सियासी वाबस्तगी तो पता होगी सबको, छुपी रह नहीं सकती, तो मालूम हो जाएगा ना कि काम किसने किया। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि मैं आज सुबह देख रहा था, क्लिप्स देख रहा था। उस क्लिप्स में मैं सोशल मीडिया पे था, सोशल मीडिया की आजकल क्रेडिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। तो सोशल मीडिया पे जो खातून उस वक्त जब ये वोट तकसीम कर रहे थे, अपना पैसे तकसीम कर रहे थे, एक खातून साथ बैठी थी, वो कल सेलिब्रेट करती हुई नजर आई मुझे। ठीक है, वो सेलिब्रेशन में जो 2 उंगलियां खड़ी करके करते हैं वो, हाँ जी, वो खातून। सो मैं समझता हूँ मेरे पास तो इतनी ही बात है, मेरे पास इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पास इख्तियार है ना हुकूमत, आप बंदे पकड़े एक्सपोज करें, अगर नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया या किसने किया, ये करें ना आप। नहीं, मैं समझता हूँ मुतलका अदारे कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन ने अगर आईजी को भेजा है तो आईजी गवर्नमेंट का हो या अवाम का नुमाइंदा, अपना अवाम का मुलाजम हो, वो कर रहा है, या आप कह लें कि बाकी जो अदारे हैं उन्होंने जो भेजा है वो कर रहे हैं, वो हो जाएंगे। बेसिक जो बात है कि मैं समझता हूँ इसमें जो बदसूरती है, बदसूरती ये हुई कि पीपल्स पार्टी ने लार्ज स्केल पे पैसे दिए हैं और मुस्लिम लीग नून ने, जिसका आप कह लें कि पीपल्स पार्टी से 84,000 वोट का फर्क था, 84,000 वोट के फर्क के बावजूद रिएक्ट कर दिया है। मैं समझता हूँ कि नहीं, अगर अपने को परफॉर्मेंस पे, काम पे, कोई लोगों से राब्ते पे या पार्टी की एक जो जमहूरी स्ट्रेंथ होती है उस पर कोई एतमाद होता तो ये काम ना करते, ये नहीं होना चाहिए था। उससे ओवरऑल आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 10वां हिस्सा किया है, 15वां हिस्सा किया है, लेकिन आप कह लें कि थोड़ा किया है, वो जितना भी किया है उससे एक 32,000 खरीद लिया पीपल्स पार्टी ने, मतलब खरीद लिया पीपल्स पार्टी ने 32,000 वोट। मैं समझता हूँ जी मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने खरीदे तो इससे ज़्यादा है, लेकिन जो वोट इनको पड़े हैं इस केस में, एक तो ये कि जो बात हो रही थी कि ताहिरुल कादरी साहब ने वोट दिए हैं, वो तो ज़ाहिर बगैर पैसों के दिए, या बाकी लोग एक ये जो यू कैन से कि अहले हदीस इनको दिए थे, TLP ने किसी को नहीं दिए डेफिनेटली। अच्छा, अहले तशी जो है वो हमें भी दे रहे थे और कुछ लोगों ने एब्सटेन किया, कुछ ने इनको दिए हैं। ठीक है, सो मैं समझता हूँ इसमें जो खरीदे वाले वोट है, खरीदे इन्होंने ज्यादा हैं, सारे वोट पड़े नहीं हैं। अच्छा। वोट जो खरीदे हुए पड़े हैं वो कम से कम को 22-23 हजार वोट ऐसा है जो खरीदा हुआ पड़ा है। इनका अपना वोट इस वक्त यहाँ पे 2-3 हजार से ज्यादा नहीं है। और आज जो इलेक्शन हो गया है, तो आज भी आप गिल के घर जाएंगे तो गिल साहब के घर में आज भी उल्लू बोल रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं रिवाइवल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये करीब अगला जो इलेक्शन आ रहा है बल्दियात का, वो पीपल्स नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान में होना है। ये इनको इसी हल्के में NA 133 में चेयरमैन का कैंडिडेट 20 यूनियन काउंसिल है, यहाँ पे नहीं मिलेगा इनका पैनल पूरे नहीं होंगे। ये बता दें जी, कोई रिवाइवल नहीं है, सिंपल। आज भी आपके जो विनिंग कैंडिडेट घर पे कोई नहीं है, 33,000 में से 23,000 वोट खरीदा है। आपको अगले बल्दियाती तो अभी आ रहा है, रमजान से पहले हो जाएगा होपफुली पंजाब में, उसका कैंडिडेट नहीं मिल रहा आपको। देखिए, मुझे तो ये अंदाजा नहीं था इनके इस वीडियो का कि उसकी फोरेंसिक हो गई है और वो PTI की साबित हो गई है, और ये अभी उज़मा ही बता रही थी, मेरे इल्म में तो ये बात नहीं थी, आपके प्रोग्राम में ही पता चली है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि फोरेंसिक हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी साहब जब ये कह रहे हैं कि ये शर्त पसंद क्यों कह दिया इनको, और ये वो तो यानी इसका मतलब वो क्यों इतने सेंसिटिव हो रहे हैं इसके बारे में, उनके अपने लोग होंगे तभी हो रहे हैं। एजाज ये कह रही हैं। वसीम एजाज चौधरी का एक स्टांस मैं बता दूं आपको। हसन भाई एक अगर मैं बता दूं थोड़ी सी, हसन भाई अगर एक वजाहत कर दूं मैं
कि एजाज चौधरी साहब के हवाले से जो बात उस्मा बीबी ने की है वो बात ठीक नहीं है। अच्छा। यहाँ पे ये था कि पुलिस गई लोगों के घर में कि जी आप इलेक्शन को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि हमने बाइकआउट किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप इसको रोकने के प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे, आप हमें लिख के दें। उस बात पे एजाज चौधरी रिएक्ट किया था, अदरवाइज ये बात उस्मा बीबी कह रही है बात ठीक नहीं है। अच्छा वो भाई वो कह रहे हैं ये बयान नहीं दिया उन्होंने। नहीं ये दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसको कवर करने के लिए एक और कवर डाल रहे हैं आप, और ये बात आज की नहीं है, मैं तो खैर 3-4 दिन पहले का बता चुकी हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये उठा लेना, वो बंदे हमारे हैं ना, इन्होंने एक बीबी देख ली है वीडियो में, उसको उठा ले, उसको जो है वो लाके दुनिया के सामने पेश कर दे। वो कह रहे हैं वो बीबी जो उस वीडियो में थी वो बीबी सेलिब्रेट करती नजर आई है आग लगाने को। अब सेलिब्रेट तो नून का बंदा करेगा, लेकिन नून जीती है। उसको मैं कह रहा हूँ ये बात ठीक है, उठा के ले पब्लिक के सामने, मैं कह रहा हूँ ये बात ले आए। ये बात ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, बात ठीक है इनकी, ऐसे ही होना चाहिए। सर और ये ऐसे तो, लेकिन अरे जमशेद साहब इतने मैसेज के लिए ये बात तो हो जाना चाहिए था। आप ये कह नहीं सकते, आपको तो करना है। हम गए हैं आरओ के पास, हुकूमत में है ना बदामी साहब, हम गए आरओ के पास, हम गए आरओ के पास। मेरा सवाल ये है कि इतने ज्यादा अगर 25 या 30 या 40,000 वोट खरीदा है तो 40,000 में किस किस को उठाएं भाई? उसमें तो कोई पर्दा ही नहीं है, कोई ना नहीं कर रहा। अरे सर वीडियो में तो 5 बंदे हैं नहीं कर रहा। अरे जमशेद साहब की बात हो रही है वीडियो में तो 5 बंदे हैं ना, जिन लोगों ने लिए सारे बता दें कि ये मोहम्मद हुसैन वीडियो की बात नहीं है, सारे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने लिए हैं, वो कह रहे हैं जी। नहीं सर, इसमें मैं समझता हूँ इसमें तो जितना 25-30,000 वोट अगर खरीदा गया तो उसमें क्या बात करें? अरे नहीं जमशेद साहब, आप पता नहीं मैं समझा नहीं पा रहा है आप, मैं ये कह रहा हूँ बात ही नहीं समझ रहे। वो जो एक वीडियो आई जिसमें पीछे नून लीग के बैनर लगे हुए हैं, कुरान पाक, हाँ इनकी अपनी, कुरान पाक पे हलफ है कि मैं हलफ लेती हूँ कि 5,000 रुपए के एवज वोट दूंगी नून लीग को। हमने उसके बदामी 4 बंदे बंदे ढूंढ के दे हमें, हम खुद चाहते हैं बंदे ढूंढ के दे हमें। अच्छा अब वो आपने कहा कि देखो नून लीग एक्सपोज हो गई, आपने कहा कि नून लीग एक्सपोज हो गई वोट खरीदते हुए, वो कह रहे हैं कि यार बंदे बताओ कौन है, तो आप बता के इनको एक्सपोज करें, जान छोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ वो 40,000 बंदे नहीं है, 4 हैं, 4,000 भी नहीं है, 4 बंदे, 1 2 3 4। मैं जो बात, अच्छा इसमें वसीम मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेजर काम जो पीपल्स पार्टी ने किया, नून लीग ने तो रिएक्ट किया उसको, वो तो शायद उन्होंने 10वां हिस्सा किया है। अब जिसका 10वां हिस्सा किया है मैं उसके पीछे चल पड़ूं, और जिन्होंने 11 गुना 12 गुना किया और मैं कुछ भी ना करूं, तो मैंने करना क्या इसमें से? उनको ही पकड़ ले। इट इज नॉट अबाउट 10वां या 12वां हिस्सा। एक मिनट बदामी, एक मिनट, जो पीपल्स पार्टी के नाम से लगाई जा रही है, जिनके ऑफिस के बाहर लाइनें लगा के लोग खड़े थे और जो कह रहे थे हम पैसे लेके आए हैं, उनको वो तो बगैर मास्क के थे ना। हमारी वाली वीडियो जो आपने बनवाई उस पर अपने मास्क लगाए हुए थे, बहरहाल वो भी नादरा ने आइडेंटिफाई कर लिए। जो बगैर मास्क के हैं, जो सोशल मीडिया पे सैकड़ों पड़ी हैं, जो कह रहा है मेरी माँ की दवाई के लिए मैंने 2,000 ले लिया, कोई कह रहा है मैंने राशन के लिए 2,000 ले लिया, उनको तो पकड़ ले। अच्छा भाई चलिए, अब मैं जरा ब्रेक के बाद मुझे हसन कह रहा हूं बात ठीक है बताइएगा। तो सर ठीक, तो पकड़े ना, फिर आप यकीन ना नहीं कराएं कि हम, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट है ना जमशेद साहब, ये जो 4 खिड़कियां खुली हैं को फॉलो करेंगे, हम इस मामले में इलेक्शन कमीशन को फॉलो कर रहे हैं, हम इस बात में इलेक्शन कमीशन को फॉलो कर रहे हैं और यही हमारा बनता है, क्योंकि इसमें बेसिक प्रोसेस उसका है, वो जिसकी निशानदेही करेंगे हम पकड़ के अंदर कर देंगे। ओ अच्छा ठीक है भाई, चल मैं ब्रेक के बाद हसन मुर्तज़ा आपसे शुरू करता हूँ। आपको क्या लगता है वो कौन लोग थे, क्या हुआ? वो वीडियो नून ने बनवाई, पीटीआई ने बनवाई, ये क्या हुआ क्या? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं, कंक्लूड करते हैं। अच्छा हसन मुर्तज़ा आप बताएं, आपके ख्याल में ये तहरीक इंसाफ के मैदान में ना होने का फायदा हुआ आपको, जिसकी वजह ज्यादा वोट पड़े, ये भी एक फैक्टर था? बहुत शुक्रिया जी। देखिए मैं नहीं समझता जी कि हमें कोई उससे खास फायदा हुआ होगा। अच्छा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का पिछले जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें कराची के भी हैं, उसमें दीगर पंजाब के भी हैं, उनके अगर आप रिजल्ट्स देखें तो वो बहुत तदरीज उनके रिजल्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। बल्कि कराची में तो वो पहले नंबर से 6ठे नंबर पर आ गए थे। तो इस तरह उनका कौन सा वोट बैंक रह गया है जी? महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। लोग जो है वो अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं, नहरों में बच्चों को फेंक कर खुदकुशियां कर रहे हैं। कौन सी आइडियल सूरत हाल थी कि उनका इंटैक्ट रहना था वोट? उनका वोट तो सर, और ये बताएं कौन सी आइडियल सूरत हाल थी कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट दे दिया लोगों ने? कौन सी आइडियल सूरत हाल थी कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट दे दिया लोगों ने? कि यार सिंध में देखो पूरा पाकिस्तान जो है वो भूख में है, लेकिन सिंध देखो कितना अच्छा चल रहा है, इसलिए बीपी को वोट। ऐसा हो रहा है? मुल्क के साथ साथ महंगाई भी है, सारा कुछ है, लेकिन आप वहाँ देख लें, हमने अब भी जो मिनिमम वेजेस है वो भी 25,000 तक है। हमने अब भी इस बुरे सूरत हाल में, जब कोविड भी है, सारा कुछ है,
तो अब भी हमने पीपल्स पार्टी की सिंध की कारकर्दगी से मुतासिर होकर पंजाब में वोट पड़ गया ज्यादा थोड़ा सा। नहीं, मैं आखिरी वो भी पीपल्स पार्टी है जी। आप जब देख लें मैं आखिरी, ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं बस उसके बाद हमेशा पता नहीं आज क्यों रहा है, मुझे नहीं पता बात है। बिल्कुल ठीक है। अजमा साहब फाइनल आपकी तवक्कुआ से ज्यादा वोट तो पड़ा ना पीपल्स पार्टी को? अजमा साहब पार्टी एक पार्टी है जो जिसने इस मुल्क को संभाला दिया है जी। ठीक है अजमा साहब फाइनल 30 सेकंड मेरे पास। आपकी तवक्कुआ से ज्यादा वोट्स लिया ना पीपल्स पार्टी? अजमा साहब ये तो फैक्ट है ना, यही सवाल। नहीं बिल्कुल नहीं, जितनी तैयारी थी उससे कम वोट पड़ा है। थोड़े से और ज्यादा ले लेते तो आपसे भी ज्यादा हो जाते भाई, जीत जाते फिर तो। नहीं वो देखिए, वो मुझे बड़ा बोलने का शौक नहीं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब 2018 के इलेक्शन में जब टर्नआउट 52% था तो हमने जो है वो 47% वोट लिया था। अब सिर्फ 18.56% जो है वो टर्नआउट था और हमने 58% वोट लिया है। तो ये कहना कि हमारा वोट कम हुआ है, ये नामुनासिब है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।